नमस्कार दोस्तों, साहित्य विमर्श चैनल में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर नंदिनी साहू आदिकाल की प्रवृत्तियाँ पढ़ा रही हूँ। आदिकाल की प्रवृत्तियाँ जो आदिकाल का समय माना है 1050 से 1375 ईस्वी और आदिकाल में 325 सालों का समय है। आदिकाल की सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषताएं हैं वो है इनमें संदिग्ध रचनाओं का समावेश। संदिग्ध रचनाएं कौन सी है? जिनको अप्रमाणिक किया गया है, जैसे पृथ्वीराज रासो, कुमार रासो, बीसल देव रासो, परमार रासो। और अपने राज्य व रियासतों की प्रशंसा, राष्ट्र प्रेम का अभाव या राष्ट्रीयता का अभाव, देश व राष्ट्र प्रेम की भावना का अभाव, अपने राज्य व रियासतों की प्रशंसा में ही कवि साहित्यकार लगे रहते थे। और धार्मिक व लौकिक साहित्य, हिंदी साहित्य, जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य की रचना की गई आदिकाल में। जैसे लौकिक साहित्य में खुसरो व विद्यापति का काव्य, ये धार्मिक व लौकिक साहित्य इस काल में इन सब साहित्यों का लेखन चल रहा था। आश्रयदाताओं का यशोगान, अपने जो आश्रयदाताओं की युद्ध वीरता, दान वीरता, धर्म वीरता, कर्म वीरता और राजाओं को प्रसन्न करने के लिए श्रृंगारिकता का वर्णन। आदिकाल की विशेषताओं में आश्रयदाताओं को प्रशस्ति का वर्णन, युद्ध का वर्णन और चरित्र काव्य लिखते थे। उसकी प्रधानता था किसी भी राजा को नायक बनाकर उसके चरित्र का यशोगान करते थे। ऐतिहासिकता का अभाव था और प्रामाणिकता में संदेह, जैसा हमने प्रथम में बताया कि प्रामाणिकता पर संदेह था। वस्तु वर्णन, तो वस्तु वर्णन के अंतर्गत रण सज्जा, आक्रमण, विवाह, नक्सिक का वर्णन, जल केली, जो जल में क्रियाएं होती हैं वो जल केली, आखेट, शिकार का वर्णन, ऋतु वर्णन, नगर वर्णन आदि का विशेष महत्व था। जो कवि थे वो अपने ग्रंथ में इन सब राजाओं के जो आसपास उनकी भौतिकता का वर्णन, ये सब वर्णन वो बड़े प्राकृतिक रूप से किए। प्राकृतिक वर्णन में आलंबन रूप में और उद्दीपन रूप में, लेकिन प्रकृति का जो वो है, जो प्राकृतिक वर्णन है वह निरस्ता और शुष्कता लिए वर्णन किया गया है। जो जनजीवन है, आम जनजीवन इस काव्य में अछूता है। जो ये काव्य लिखे गए हैं वो आम जनजीवन के लिए नहीं और ना ही आम जनजीवन इस काव्य में सम्मिलित है। ये तो सिर्फ राजाओं के चरित्र का यशोगान करते थे। उन्हें सामान्य जनता की दुख तकलीफ़ों का से कोई लेना देना नहीं था, केवल राजाओं की भौतिकता का वर्णन था। और इस काव्य रूप में उन्होंने प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य लिखे। प्रबंध काव्य में जैसे रासो साहित्य के लिए प्रबंध काव्य अपनाया, वीर काव्य, और मुक्तक के लिए मुक्तक काव्य, जैसे अमीर खुसरो विद्यापति की पदावलियाँ जो मौखिक भी हुआ करते थे। अलंकारों का स्वाभाविक समावेश, जो अलंकार हैं वो शब्दालंकार, अर्थालंकार, तो शब्दालंकार में अनुप्रास, यमक, श्लेष, इन सब का संपूर्ण समावेश किया उन्होंने। और छंद में तोटक, तोमर, छप्पय, रोला, कवित्त, कुंडलियाँ, गाथा, दोहा आदि को इन्होंने अपने काव्य में लिया। रस निरूपण, तो वीर रस जो राजाओं को प्रसन्न करने के लिए
वीरता के लिए प्रशस्ति, चरित्र का वर्णन, इसमें ये वीर रस का प्रयोग करते थे। और श्रृंगार रस राजाओं को प्रसन्न करने के लिए वियोग संयोग का प्रयोग करते थे, राजा के को खुश करने के लिए। और आदिकाल में जो भाषा थी वह डिंगल और पिंगल भाषा थी। भाषा किसी भी भाव को व्यक्त करने की मुख्य आधार होती है। तो वीर काव्यों की रचना के लिए उन्होंने डिंगल भाषा का प्रयोग किया, जिसमें कठोर शब्द होते, टाठा डाड़ा। और श्रृंगार काव्य को लिखने के लिए इन्होंने पिंगल भाषा का प्रयोग किया, जो कोमल श्रृंगारिक जो शब्द होते हैं उनका समावेश किया। लेकिन पंजाबी भाषा का भी कहीं कहीं प्रयोग मिलता है। आदिकालीन जो विशेषताएं हैं भाषा की विशेषताओं में, इस प्रकार हम देखते हैं कि आदिकाल की ये प्रमुख विशेषताएं हैं। अब देखते हैं चंद्रवरदाई जो पृथ्वीराज रासो के रचयिता हैं, उन्हें छप्पियों का राजा शिव सिंह सेंगर ने कहा है। और पृथ्वीराज रासो जो ग्रंथ है उसको छंदों का अजायब घर कहा है। इसलिए पृथ्वीराज रासो को छंदों का अजायब घर कहा है, क्योंकि इसमें विविध छंदों का प्रयोग हुआ है।